नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बहुत ही मेहनत करने के बाद यह कंसेप्ट लाया गया है गद्यांश प्लस पद्यांश की। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे दोस्त यहाँ पे कमेंट्स कर रहे थे, सर गद्यांश और पद्यांश की एक ऐसी ट्रिक निकालिए, ज़बरदस्त फार्मूला। और जो गद्यांश पद्यांश हम लोग देखते हैं, उसके अलावा अदर ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो सब कुछ बताने वाले हैं वीडियो में। हल करने का ज़बरदस्त फार्मूला लेकर आए हैं, ढूंढ कर लेकर आए हैं यूट्यूब पर पहली बार। दोस्तों 15 में से 15 नंबर आएंगे, पूरे मार्क्स आएंगे। शिक्षक भर्ती की बात करें, एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट, सभी एग्जामों के लिए, क्योंकि सभी एग्जाम में यह फार्मूला और गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं। दोस्तों तो ये गद्यांश और एक पद्यांश हम यहाँ पे लेकर आए हैं, और इसी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सॉल्व करें। ध्यानपूर्वक यहाँ सभी मेरे फ्रेंड्स, सभी शिक्षक बंधु देखेंगे क्या दिया गया है। साथ ही साथ 12 बजे आपकी हिंदी पेडागोजी की क्लास रहती है, उसे जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। तो ये गद्यांश पहले हम गद्यांश लेकर आए हैं कि इसमें ध्यानपूर्वक आपको पढ़ के नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों को विकल्प चयन करके बताना है, और 1 से लेकर 5 तक प्रश्न यहाँ पर हैं। अब यह आपका गद्यांश है। अब यह गद्यांश आप लोगों को पढ़ना है, वीडियो पॉज कर सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। क्या दिया गया है, जनता के साहित्य का अर्थ जनता को तुरंत ही समझ में आने वाले साहित्य में हरगिज नहीं है। अगर ऐसा होता तो किस्सा, तोता मैना और नौटंकी ही साहित्य के प्रधान रूप होते। साहित्य के अंदर सांस्कृतिक भाव होते। सांस्कृतिक भावों को पाने के लिए बुलंदी, बारीकी और खूबसूरती पाने के लिए, उस असलियत को पाने के लिए जिसका नक्शा साहित्य में रहता है, सुनने या पढ़ने वाले कुछ स्थिति अपेक्षित होती है। वह स्थिति उसकी शिक्षा, उसके मन के सांस्कृतिक परिष्कार की, जबकि साहित्य का उद्देश्य सांस्कृतिक परिष्कार है, मानसिक परिष्कार। ये आपका रहा गद्यांश। अब गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न आपको लेकर आएंगे, और इन प्रश्नों को आप समझिएगा कैसे आंसर हैं, और इसके अलावा भी आपके गद्यांश से कैसे प्रश्न और किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनकी भी बात करेंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न इस गद्यांश से है। गद्यांश आप लोगों को वीडियो पॉज कर अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पर कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। अब शीर्षक पहचानने में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं, हमें एक पद्यांश को गद्यांश को ध्यानपूर्वक एक बार देखना है। देखना क्या है, अगर प्रश्न यहाँ पे उचित गद्यांश का शीर्षक पूछ लिया और ऑप्शन दे दी गया नौटंकी साहित्य प्रधान, सांस्कृतिक भाव, जनता के साहित्य का अर्थ या मानसिक परिष्कार, ये चीज दिया 4। अब हमें यह देखना है, क्योंकि आपका उचित शीर्षक बताना है। शीर्षक यानी इसका सार होना चाहिए। जब हम पूरी चीजें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जनता के साहित्य का अर्थ यहाँ पे दिया गया है। जो जनता का साहित्य होता है, आम आदमी का साहित्य होता है, वह यहाँ पे अर्थ दिया गया है। तो इसका जो उचित शीर्षक होगा वह आप लोगों का हो जाएगा जनता के साहित्य का अर्थ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यही पूछा जा रहा है कि साहित्य के अंदर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, साहित्य के अंदर क्या होता है, तो आप लोग इस गद्यांश में देखेंगे साहित्य के अंदर क्या होता है। साहित्य के अंदर क्या होता है इस गद्यांश में हम लोग देखेंगे, और ऑप्शन पहले देख लेते हैं क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। अब यहां पे देखेंगे आपने पढ़ लिया, उम्मीद करता हूं आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। अब साहित्य के अंदर क्या होता है, अब गद्यांश पढ़ेंगे तो सांस्कृतिक भाव निहित होता है। आप गद्यांश पढ़ेंगे तो साहित्य के अंदर क्या होता है दोस्तों, सांस्कृतिक भाव निहित होता है। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न यह है, जनता के साहित्य का क्या अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, जनता के जो साहित्य का अर्थ क्या होगा, जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जनता के साहित्य का क्या अर्थ होता है। तो सांस्कृतिक भावों को पाने की सूझ पहचान होती है, क्योंकि यह आपका क्या है दोस्तों, उचित शीर्षक है। ये समझ लीजिएगा, यह गद्यांश का उचित शीर्षक है आपका। तो सांस्कृतिक भावों को पाने की सूझ पहचान, सांस्कृतिक परिष्कार की स्थिति को प्राप्त करने वाला साहित्य, और मानसिक परिष्कार की स्थिति को प्राप्त करने वाला साहित्य।
ए बी सी तीनों यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो जनता के साहित्य का क्या अर्थ है, ये आपके तीनों अर्थ हैं, इसीलिए आपका जनता के साहित्य का अर्थ जो है इसका क्या रखा गया है, शीर्षक रखा गया है दोस्तों। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, प्रश्न यह है कि साहित्य क्या उद्देश्य क्या है, साहित्य का क्या उद्देश्य है। तो साहित्य का क्या उद्देश्य है, सांस्कृतिक और मानसिक परिष्कार। जी हाँ दोस्तों, गद्यांश पढ़ेंगे तो साहित्य का क्या उद्देश्य है, सांस्कृतिक और मानसिक परिष्कार उद्देश्य है। और अगला प्रश्न आपके गद्यांश से कि सांस्कृतिक भावों को ग्रहण करने के लिए क्या जरूरी है। एक बार गद्यांश पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि बार बार हम आपको गद्यांश दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, फिर आप लोग कहते हैं कि सर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आप लोग एक बार अच्छे तरीके से गद्यांश को पढ़ लें। और सांस्कृतिक भाव को ग्रहण करने के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं क्या जरूरी है। तो सांस्कृतिक भाव को ग्रहण करने के लिए सुनने वालों की शिक्षा जरूरी है, सुनने वाले के सांस्कृतिक परिष्कार जरूरी है, और सुनने वाले के मानसिक परिष्कार जरूरी है। यानी सांस्कृतिक भाव को ग्रहण करने के लिए ये तीनों जरूरी है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये तीनों को जरूरी बताया गया है, ये आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे। अब आती है बात, आपके 5 प्रश्न हमने गद्यांश के पढ़ लिए, वैसे आपके 7 या 8 प्रश्न आते हैं, लेकिन समझिएगा इसके बाद हम और प्रश्न लेकर आएंगे, क्योंकि यह टोटल आपके 15 प्रश्न आते हैं, लेकिन हम आपको 30 प्रश्न बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 30 प्रश्न बताने वाले हैं, इससे रिलेटेड और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आपको पता है गद्यांश पद्यांश में 50% जो क्वेश्चन होते हैं ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, तो ग्रामर का भी यहाँ पे कम्बिनेशन किया गया है। अब यहाँ पे आपको पद्यांश देना है, काव्यांश यहाँ यानी कि पद्यांश एक ही है। अब इसको पढ़ते हैं। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने सींचा तुझको, वहाँ युगों तक खून पसीना, कुछ ना करेगा किया करेगा रे मनुष्य बस कातर कृदंत। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ये बहुत बार आया है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बहुत बार आई है, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा। युद्ध दे ही कहे जब पामर, दे न दुहाई पीठ फेर कर, या तो जीत प्रीत के बल पर, या तेरा पथ चूमे तस्कर। प्रति हिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपावन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तेरी रक्षा का ना मोल है, पर तेरा मानव अनमोल है, यह मिटता यह बनता है, यही साहित्य की सही तोल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। अब ये आपका पद्यांश रहा। अब पद्यांश रिलेटेड क्वेश्चन ला रहे हैं। क्वेश्चन यह है, कभी किसी ठोकर मारने की बात कहता है, कभी किसे ठोकर मारने की बात कहता है, पाहन को, कटंग को, आंसू को, प्रतिहिंसा को। तो आपने देखा होगा कवि ने क्या बोला है, कवि ने किसे ठोकर मारने की बात कही है, तो आप लोग देखेंगे पाहन को। जी हाँ, कवि ने किसे ठोकर मारने की बात कही है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कौन राह रोक रहा है दोस्तों, पाहन आपके राह रोक रहे हैं। तो क्वेश्चन तो यही पूछा गया है दोस्तों, क्या प्रश्न पूछा गया है कि कवि किसे ठोकर मारने की बात कहता है, तो पाहन को ठोकर मारने की बात कहता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा कंसेप्ट के साथ बताएंगे, वीडियो अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्लास बहुत ही मेहनत के बाद यह कॉम्बिनेशन किया गया दोस्तों। सभी मेरे सभी साथियों शिक्षक बंधुओं को एक बार जय हिंद, वंदे मातरम। दिल से सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। और प्रश्न यह है दोस्तों कि कवि किस प्रकार के जीवन को जीवन नहीं मानता है, कवि किस प्रकार के जीवन को जीवन नहीं मानता है, तो ले देकर जीने वाला जीवन नहीं मानता है। आप पद्यांश में देखेंगे कवि ने यहाँ पे बताया है कि जीवन को जीना नहीं मानता है, किसे ले देकर जो जीने वाला जीवन है उसे जीवन नहीं माना है कवि ने। और अगला प्रश्न यह है, कवि ने अधिक अपवित्र किसे कहा है, कवि ने अधिक अपवित्र जो है किसे कहा है दोस्तों, तो वह कायरता को कहा है। कायरता सबसे अपवित्र है दोस्तों। जी हाँ, अगला प्रश्न है, यह पूछा जा रहा है, कुछ न करेगा किया करेगा रे मनुष्य बस कातर। क्रंदन पंक्ति में कौन सा भाव है। अब ये जो पंक्ति है इसमें भाव कौन सा आएगा, कुछ ना करेगा
किया करेगा रे मनुष्य बस कातर। अब इस पंक्ति में भाव बताना है दोस्तों। तो इस पंक्ति में जो भाव आएगा वह आएगा निष्क्रियता पर व्यंग करने का। जी हाँ, कुछ ना करेगा क्या करेगा रे मनुष्य बस कातर। तो यह निष्क्रिय पर व्यंग किया गया है, यानी कुछ ना करना निष्क्रियता हो जाता है और इस पर व्यंग करने का हो गया, निष्क्रियता पर व्यंग करने का। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कवि किस पर सब कुछ समर्पित करने के लिए कह रहा है। कवि जो है किस पर जो है सब कुछ समर्पित करने के लिए कह रहा है। तो इस पद्यांश में कवि जो है मानव पर सब कुछ समर्पित करने के लिए कह रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। जब आप अच्छे तरीके से मनोभाव से गद्यांश पद्यांश को पढ़ते हैं तो एक एक आंसर आपका यहाँ पे आता है दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको बताया था 15 में से 15 मार्क्स लाएंगे, क्योंकि हम इसके एडवांस क्वेश्चन लाए हैं जो और भी ऑप्शन तरीके पर पूछे जा सकते हैं। और प्रश्न यह है कि अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब यहाँ पे अत्युच्च शब्द आया आपके पद्यांश में, अब इस शब्द में क्या प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। आपको पता है ऐसे प्रश्न आते हैं, ग्रामर के भी आपका प्रश्न आते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया गया है। तो अत्युच्च शब्द में यहाँ पे प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, वह होगा अति। उपसर्ग यहाँ पे क्या हो जाएगा, अति उपसर्ग हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उर्दू उपसर्ग बताना है तो उर्दू उपसर्ग जो होगा वह होगा बदनाम। बदनाम यह आपका है उर्दू उपसर्ग है, सभी लोग नोट कर लेंगे, डी ऑप्शन होगा। और टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करें, आपको पीडीएफ फाइल ऑल सब्जेक्ट की मिल जाती है। टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पे नोट्स पीडीएफ फाइल सब कुछ फ्री में है, क्योंकि हम शिक्षा जगत की बात करते हैं, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न यह है कि आइन प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द कौन सा है। आइन प्रत्यय लगाकर बनाया गया जो शब्द है वह कहा है औझाइन। जी हाँ, औझाइन जो आपका शब्द है यह आइन प्रत्यय लगाकर बना गया है। तो प्रत्यय कहाँ लगता है ये सभी लोग जानते हैं, लास्ट में। और उपसर्ग कहाँ होता है, सबसे पहले होता है। अगला यह प्रश्न है कि बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो बंदरिया शब्द में क्या प्रत्यय हो सकता है दोस्तों, तो बंदरिया में प्रत्यय क्या हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं। एक बार कमेंट के माध्यम से भी आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। जी हाँ, अपना फीडबैक आप फ्री माइंड दे सकते हैं। तो बंदरिया में ईया प्रत्यय आ जाएगा। जी हाँ, बंदरिया में क्या आ जाएगा, ईया प्रत्यय आ जाएगा। और एक क्वेश्चन आपके कॉम्बिनेशन यह किया गया है, समझिएगा ध्यानपूर्वक, कि पुत्री का विवाह करके अजय के माता पिता आज गंगा नहा लिए। पुत्री का विवाह करके अजय के माता पिता आज गंगा नहा लिए। अब इस मुहावरे का अर्थ क्या है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, यह पद्यांश से नहीं है, यह अलग आपका क्वेश्चन लाया गया है जो आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो पुत्री का विवाह करके अजय के माता पिता आज गंगा नहा लिए, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, कार्य से निवृत्ति होना। जी हाँ, कार्य से निवृत्ति होना यह मुहावरे का अर्थ होगा। और अगला प्रश्न है कि ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है दर्शन दुर्लभ होना, कि बहुत दुर्लभ होना, क्योंकि ईद के चांद बहुत दुर्लभ में दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे मुहावरा लिया गया है। और माथा ठोक लेना ये आपके पद्यांश में है दोस्तों। माथा ठोक लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो यह होगा आपका क्या होगा, बदकिस्मती के कारण दुखी। जी हाँ, माथा ठोक लेना बदकिस्मती के कारण दुखी होना। और अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। वाक्यांश क्या दिया गया है, चोरी छिपे और चुंगी शुल्कादि दिए बिना माल बेचने वाला। समझ गए होंगे, यह आम भाषा की बात है। चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना, यानी चोरी छिपे चुंगी शुल्क दिए बिना जो है माल बेचने वाला क्या कहलाएगा, तो वह राइट आंसर क्या कहलाएगा, तस्कर कहलाएगा। जी हाँ, तस्कर वही कहलाएगा, एक वाक्य में बोला जा सकता है। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का इसमें भी प्रयोग करना है कि किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह क्या होता है। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्याग्रह। जी हाँ, सत्याग्रह एक वाक्य में होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, यह इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब छंद बताना है, इसमें छंद बताना है दोस्तों। रावण रथु बिरथ रघुवीरा, रावण रथी बिरथ रघुवीरा,
देख विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। तो इसमें आपका क्या है, चौपाई है, बरवय है, सोरठा है, रोला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा चौपाई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या है, ये आपकी चौपाई है। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। ये क्या दोस्तों, आपकी ये चौपाई है। और अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं स्क्रीन पर। यह प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। और ये दोबारा यहाँ पे ले लिया गया था कॉम्बिनेशन। ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यानपूर्वक मेरे प्यारे मित्र देखेंगे। वीडियो बहुत ही अच्छा है, कंसेप्ट अच्छा है, समझने वाली बात है दोस्तों। अब पंक्तियों में इसमें भी बताना कौन सा छंद आएगा। क्या दिया है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकासिति इह काल। अली कली सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। अब इसमें बताना है इस पंक्ति में जो है छंद कौन सा होगा प्यारे मित्रों, तो इसमें हो जाएगा दोहा। जी हाँ, यह दोहा है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल। अली कली सो बांधियो, आगे कौन हवाल। ये आपका दोहा है मेरे प्यारे मित्रों। अब आइए अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर है। और प्रश्न ऐसे आपने शायद देखा होगा, ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि अगर आवेदन पत्र लिखते समय दिनांक लिखने का निम्न में से कौन सा प्रकार सही है। आवेदन पत्र जो दोस्तों लिखा जाता है उसमें जो समय और दिनांक लिखने का जो सही तरीका क्या होता है, सभी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पे शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे, सभी भाई बहन सभी गृहिणी, क्योंकि सभी लोग आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना एक सरकारी सीट। तो आपने बचपन में लेटर लिखा होगा, पत्र लिखा होगा, आवेदन पत्र। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही प्रकार है। तो सही प्रकार होगा सी ऑप्शन। देखेंगे ऐसा होता है 4/9/2016 या 4/9/2020 कर सकते हैं। ठीक है, तो सही है आपका। पहले डे लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर आपका ईयर लिखते हैं, ये सही तरीका है। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि इसमें जो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो शुद्ध वर्तनी वाला आपका जो शब्द है उसे हमें बताना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वह है अंतर्निहित। जी हाँ, डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो अशुद्ध वर्तनी का चयन करेंगे तो औसत हो जाएगा। बाकी अधिनियम उन्मुख आघूर्ण ये शुद्ध वर्तनी है, लेकिन आपका जो डी ऑप्शन औसत दिया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, औसत होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, औसत की जगह औसत होता तो आपका शुद्ध वर्तनी हो जाता, तो यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा क्योंकि औसत दिया हुआ है। और अगला प्रश्न यह है कि आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। जी हाँ, संज्ञा बताना है। तो संज्ञा कौन सी हो जाएगी भैया, श्रवण कुमार पैदा होते हैं। कौन पैदा होते हैं, श्रवण कुमार। तो सभी लोग जानते हैं जातिवाचक है। यह क्या हो जाएगा दोस्तों, जातिवाचक है, क्योंकि श्रवण कुमार पैदा होते हैं। श्रवण कुमार की एक अलग ही उसकी माता पिता के प्रति प्रेम, यानी सब कुछ निछावर करने वाला उस प्रकार का व्यक्ति, यानी जातिवाचक। उस जाति के, उस जाति मतलब ये नहीं कि उस किस जाति का था, उसके जो भाव, उसकी जो प्रेरणा, उसका जो माता पिता के प्रति प्रेम था, वह यहाँ पे जातिवाचक होगा, तो जातिवाचक हो जाएगा। और अगला प्रश्न यही है कि स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और एक नए तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है दोस्तों। तो स्वतंत्र भारत की जो राष्ट्रलिपि होती है वह होती है देवनागरी। क्या होगी, देवनागरी। देखिए आंसर वही होता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन तो भाई देवनागरी ही रहेगी। हमारी राष्ट्रीय लिपि, भारत की लिपि जो है देवनागरी ही रहेगी, कोई दूसरी नहीं हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से पूछा जाता है। अब इसमें यह बताना है कि सौदामिनी का पर्यायवाची नहीं है। बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसे शब्द कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो कम पूछे जाते हैं वही हम तैयारी बेस्ट कहते हैं। कि ऑप्शन तो है, पूछे तो जा सकते हैं, एक ऑप्शन रहता है, तो पूरा यहाँ पे कोई भी एक चीज़ नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है 15 में से 15 लाना दोस्तों। जी हाँ, तो सौदामिनी का पर्यायवाची नहीं है, तो पहले जान लेते कौन है। देखिए बिजली, बिजली का पर्यायवाची सौदामिनी है। चंचला, क्षण प्रभा। लेकिन जो सिलीमुख है ये आपका पर्यायवाची नहीं है, किसका, सौदामिनी का। 27 का डी हो जाएगा। एक दो प्रश्न और है दोस्तों। गरल निम्न में से किसका पर्यायवाची है, पर्यायवाची पूछा जाता है, तो गरल किसका पर्यायवाची है, तो ये आपके विष का। जी हाँ, विष का पर्यायवाची गरल है और गरल का विष हो जाएगा। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए
कि अहीर का तत्सम शब्द, जी हाँ तत्सम शब्द भी पूछा जाता है, तत्सम तद्भव भी पूछा जाता है, तो सभी कॉम्बिनेशन किया गया है यहाँ पर दोस्तों कि अहीर का तत्सम क्या होगा। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से डायरेक्टली यानी सीधा लिए जाते हैं आपके हिंदी में। जी हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा अभीर। तो अहीर का तत्सम हो जाएगा अभीर। अभीर क्या है, तत्सम है, और अहीर क्या हो जाएगा। अगर यहीं पूछ लीजिए अभीर का तद्भव बताइए तो अहीर हो जाता। जी हाँ। अब यह क्वेश्चन है कि सलाका का तद्भव शब्द बताइए। सलाका का तद्भव शब्द बताइए तो क्या हो जाएगा, सलाका यह आपका तत्सम है और इसका तद्भव हो जाएगा सलाई। जी हाँ, सलाका एक तत्सम शब्द है, लेकिन तद्भव की बात करते हैं तो सलाई है आपका तद्भव हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो बताइए गद्यांश पद्यांश और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर अच्छे लगे, ऐसे ही क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो जरूर फीडबैक दें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों और फ्रेंड में शेयर कर दें और शेयर करें। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करें, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं और ऐसे ऐसे कंसेप्ट लाऊंगा जो आपके एग्जाम में कहीं एक प्रश्न भी छूट के नहीं जाने वाला है। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अब आप बोलेंगे सर इतना एनर्जीफुल क्यों रहते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को मोटिवेट रखता हूं और आप लोगों को भी मोटिवेट करने या अपने से जुड़े हुए सभी शिक्षक बंधुओं, भाई बहनों, दोस्तों को शेयर करने की कोशिश करता हूं कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है प्यारे मित्रों, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।